बच्चों, अगले वीडियो में हमने क्लास 12 की फिजिक्स में गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करवाया था, लेकिन आज के वीडियो में गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए और आपको जब अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये एक गोलीय पृष्ठ है, ये एक गोलीय पृष्ठ है और यहाँ पर एक सिरा ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा साफ कर दें। एक सिरा ये दिख रहा है, एक सिरा ये दिख रहा है, दो सिरा दिख रहे हैं। दोनों सिरों का मध्य बिंदु ये होगा, ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसका घुमाव इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इसका केंद्र इधर होगा। जब इसका केंद्र इधर होगा तो मान लीजिए कि इसका केंद्र ये है और ये वक्र के रूप में है, तो वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो ध्रुव हुआ इसको P से प्रदर्शित कर दिए। P यानी पोल, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव, और यहाँ पर ये केंद्र है सेंटर, वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा जा रही है, ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इधर के माध्यम को हम विरल माध्यम मान लें और इधर के माध्यम को सघन माध्यम मान लें। तो यहाँ पर हमने इसके पहले के वीडियो में बता दिया था कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा माध्यम जहाँ पर माध्यम के कण या अणु पास पास हों, जहाँ पर माध्यम के कण या अणु दूर दूर हों, विरल माध्यम कहलाता है, जैसे वायु या निर्वात। सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम जहाँ पर माध्यम के कण या अणु पास पास हों, वो सघन माध्यम कहलाता है, जैसे जल या कांच आदि। ठीक है, तो आपको ये भी बताया गया था कि जितने भी किरण आरेख होते हैं उन सब में प्रकाश की जो किरण होती है वो बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये बाईं ओर है और ये दाहिने। तो यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O ले लीजिए और बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो ये कौन सी किरण कहलाई? आपतित किरण कहलाई। लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रकाश की किरण किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर एक तीर का निशान लगा देते हैं ऐसे, इससे ये हमें पता चल रहा है कि प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। ये आपतित किरण हुई। आपतित किरण इस गोलीय उत्तल पृष्ठ पर जिस बिंदु पर गिरती है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। ये आपतन बिंदु हुआ। आपको पता है आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह अभिलंब कहलाती है। ये आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। सॉरी, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है। ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमारी ड्राइंग कम सही है, आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट दे दिया, हम नाम A दे दिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका? अभिलंब। तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। आपको ये बताया गया था जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो प्रकाश किरण सीधे डायरेक्शन में चलती है, लेकिन जब माध्यम में परिवर्तन होता है तो उसके मार्ग में भी परिवर्तन हो जाएगा।
और उसकी चाल में भी परिवर्तन हो जाएगा, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश किरण वैसे सीधे डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए, इससे तो आभास किया जा रहा है, इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से बना दिया। लेकिन जब ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी तो ये ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक। तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण, ठीक। अब इसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है। तो ये किरण यहाँ से लेकर यहाँ तक आपतित किरण हुई। तो इस किरण के लिए ये बिंदु जो पहले ध्रुव था वो आपतन बिंदु होगा। ये आपतन बिंदु हुआ और ये वक्रता केंद्र सी, तो आपतन बिंदु वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली एक प्रकार से रेखा भी हो गई। तो ये जो मुख्य अक्ष था ये किस में कन्वर्ट हो गया? अभिलंब में। तो आपको ये पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में किसी भी दिशा में विचलित नहीं होती है, वह सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है। तो इसलिए ये किरण सीधे अपने मार्ग पर ऐसे चली जाएगी। अब आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। तो यहाँ से फिगर में हमें दिख रहा है कि दूसरी जो एक अपवर्तित किरण है इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी अपवर्तित किरण इस डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो लगातार कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे चलकर ये कहीं पर नहीं मिलेंगे। तब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा बैक साइड में आएंगे। तो अगर पीछे के डायरेक्शन में देखा जाए तो इसको डॉटेड लाइन से हमने बढ़ाया तो ये पता चलता है आगे चलकर किसी एक बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। देखिए ये अपवर्तित किरण पीछे की डायरेक्शन में बढ़ाएंगे और ये अपवर्तित किरण पीछे के डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसा आभास किया जा रहा है, वास्तव में नहीं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस कटान बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु वस्तु है, तो एक अपवर्तित किरण ये थी और एक अपवर्तित किरण ये थी। तो इनको दोनों को पीछे की डायरेक्शन में जब बढ़ाया गया तो यहाँ पर देखा गया एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो कटान बिंदु है तो ये कटान बिंदु क्या कहलाएगा? इस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, इसका नाम दे दिया आई। इस प्रकार से इतना फिगर बनकर कंप्लीट हुआ है और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जगह कम होने के कारण इसको थोड़ा साफ कर दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये ऐसे था फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई हो जाएगा। ये कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण। इसी प्रकार से अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि ये किरण जो थी इसको हमने पीछे के डायरेक्शन में जब बढ़ाया था तो देखिए ये सीधे चली गई और इसको ये जो डॉटेड वाली इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाया तो ये इधर चली गई, ठीक है। और देखिए अगर हम इसको ऐसे बढ़ाए इसको ऐसे बढ़ाए तो ये जो शेष कोण बच रहा है ये कोण कितना होगा? जब ये आर है तो ये भी आर होगा। देखिए कैसे? अगर एक ऐसे किरण जा रही और एक देखिए डॉटेड से ऐसे जा रही है यहाँ से यहाँ तक, आगे चलकर क्या हो जाएगी? सीधे हो जाएगी। देखिए ये डॉटेड से जा रही, इसी को तो हमने आगे बढ़ाया तो यही सीधी किरण पीछे आ रही डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पर जब ये कोण आर है तो ये कोण कितना होगा? आर ही तो होगा। अब इसके बाद इनका नामांकन कर देंगे। एक यहाँ से अभिलंब खींच देंगे मुख्य अक्ष पर, इसकी ऊंचाई मान लीजिए स्मॉल एच है। आपको बताया गया था कि सभी दूरियां जो है अगर पृष्ठ की बात की जाए तो ध्रुव P से मापी जाती हैं, अगर लेंस की बात की जाए तो उसके प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो यहाँ पर ये गोलीय उत्तल पृष्ठ है तो यहाँ पर इसकी दूरियाँ ध्रुव P से मापी जाएंगी
और जितनी भी बाईं ओर की दूरियां होंगी वो ऋणात्मक मिली जाएंगी और दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक मिली जाएंगी। तो इधर देखिए ये ध्रुव P से वस्तु के बीच की दूरी स्मॉल u हो जाएगी। ध्रुव P से जो आभासी प्रतिबिंब बना इसके बीच की दूरी माइनस का v हो जाएगी। इसके बाद ध्रुव P से वक्रता केंद्र यहाँ तक की दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या कहेंगे इसको, तो ये कैपिटल R से लिख देंगे और ये किस में होगी, धनात्मक में होगी, क्योंकि ये दाहिनी ओर है। ठीक, इस तरह से इतना फिगर कंप्लीट हो रहा है। अब इन कोणों का नामांकन कर दें, तो जो वस्तु पर कोण बनता है उसे अल्फा से प्रदर्शित कर देंगे और जो प्रतिबिंब पर कोण बनता है उसे बीटा से प्रदर्शित कर देंगे और जो वक्रता केंद्र पर कोण बनता है उसे गामा से प्रदर्शित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन अब इसके लिए फिगर तैयार हो गया। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का, यानी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन। तो इतना फिगर कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है, लिखना है। इसमें पॉइंट देंगे, मान लीजिए इसका नाम दे दिया S और इसका नाम दे दिया S डैश। तो यहाँ से S P S डैश माना एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है तथा एक बिंदु वस्तु O है और बिंदु वस्तु O से पृष्ठ पर एक किरण आपतित हो रही है OA तथा ये सघन माध्यम में जब प्रवेश होती है तो अपवर्तित होकर किरण AB बन जाती है। इस तरह से कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद बिंदु A और बिंदु C, जो बिंदु C है वो पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। बिंदु A और C को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाई। क्योंकि आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये विरल माध्यम सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई, तो ये अपवर्तित किरण हुई। दूसरी देखिए यहाँ पर एक प्रकाश किरण ये है, ये मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, इसलिए ये प्रकाश की किरण सीधे अपने मार्ग पर चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट पहले बता दिए गए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। हम लोग को एक त्रिभुज दिख रहा है, वो त्रिभुज कौन सा है, IAC। ये पॉइंट क्या है, A है, A। त्रिभुज IAC में जो त्रिभुज IAC दिख रहा है, देखिए कैसे दिख रहा है, ऐसे। ये पॉइंट क्या है I और ये पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट क्या है C। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है, ये कोण क्या है, I है, क्या है, R है। देखिए ये कोण क्या है, R है, IAC। ये त्रिभुज दिख रहा है, तो ये जो बाह्य कोण बन रहा है क्या है, R है। ये कोण जो बन रहा है ये क्या है, बीटा है, और ये कोण जो बन रहा है क्या है, गामा है। तो आपको पता है कि इस त्रिभुज का ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सुदूर अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R बराबर बीटा प्लस गामा, समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से पुनः दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज जो लिया है OAC, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज कैसा बन रहा है, इसका नाम क्या दे देंगे, OAC। तो इस त्रिभुज में देखेंगे OAC में जो बाह्य कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, I बन रहा है। तो यहाँ पर ये कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। O पर जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा।
और जो सी पर कोण बन रहा है ये क्या है, गामा, तो यहाँ पर गामा हो गया। अब इसमें देखिए बहिष कोण का जो मान है अर्थात आई का मान सुदूर दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस गामा। समीकरण 2। आपको आई व आर के मान पता हो गए। आपको एक नियम बताया गया था इसके पहले के वीडियो में, स्नेल का नियम बताया गया था। स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल एन। आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होता है अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल एन। ठीक, नियतांक का मतलब भी बता दिया गया था, एक ऐसा मान जो कि कभी परिवर्तित ना हो नियतांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि यदि मान लिया जाए कि ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का जो द्वारक है वो अत्यंत छोटा हो, जब इसका द्वारक अत्यंत छोटा होगा जो भी कोण बनेंगे वो सभी कोण क्या होंगे, बहुत ही छोटे बनेंगे और उन कोणों को किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। तो इस प्रकार से यदि लिख सकते हैं यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। अतः स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल एन। देखिए साइन आई बराबर आई दिखाया गया, साइन आर बराबर आर दिखाया गया, तो आई व आर के मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर इक्वल टू स्मॉल एन। जब आर बटे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन आर। समीकरण 3। इतना समझ में आ रहा। अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से आई तथा आर के मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 ये आपको दिख रहा है, इसमें आई और आर के मान रख देंगे क्योंकि आई और आर के मान पहले से आप लोग निकाल चुके हैं। तो आई का मान क्या आया, अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, अल्फा प्लस गामा बराबर एन लिखा है, एन लिख दिया और ये ब्रैकेट में रख देंगे, फिर ब्रैकेट लगा दिया। आर का मान क्या आया, आर का मान आया है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, इतना कर दिया। इसे मान लिया समीकरण 4। अब आप लोग को अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकालना होगा। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बोर्ड को साफ करके बताएं। ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखिए आप लोग को अल्फ़ा बीटा गामा के मान की आवश्यकता पड़ी। तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकालने के लिए, चूँकि पहले से आपको बताया गया है कि जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है इसका द्वारक अत्यंत छोटा हो तो कोणों के मान क्या होंगे, बहुत ही छोटे।
अर्थात जैसे कि साइन आई बराबर आई मान लिया गया था, ठीक, उसी प्रकार से अभी और आपको मानना होगा। तो ये पॉइंट एक मान लीजिए एम है, ठीक। जब द्वारक अत्यंत छोटा होगा तो ये बिंदु एम जो है पी के नज़दीक होगा। तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज दिख रहा है ओ ए एम, त्रिभुज ओ ए एम में, तो जो त्रिभुज ओ ए एम दिख रहा है ये 90 अंश का कोण था, समकोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan अल्फा बराबर लंब यानी एच यहाँ पर ये हो जाएगा बटे आधार एम ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ओ। यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है इसलिए बिंदु एम पी के नज़दीक होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ओ पी लगभग बराबर किसके होगा, ओ एम के। तो यहाँ से ओ एम लिखें या एम ओ लिख दें, बात एक ही है, एम ओ। तो एम ओ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ओ पी लिख सकते हैं, और tan अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा मान सकते हैं। क्या मान लेंगे, tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, tan बीटा बराबर बीटा और tan गामा बराबर गामा। ये 3 पॉइंट आपको मानना होगा। क्यों माना, क्योंकि पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, उस स्थिति में बने कोणों के मान भी अत्यंत छोटे होंगे और इनको रेडियन में मापेंगे। इस पोजीशन पर हम लोग tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, tan बीटा बराबर बीटा और tan गामा बराबर गामा मान सकते हैं। जैसे कि इसके पहले आपने माना था साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर क्या लिख देंगे, अल्फ़ा बराबर एच बटे एम ओ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ओ पी लिख सकते हैं, या फिर अल्फ़ा बराबर एच बटे ओ पी की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दिख रही है, ओ पी की वैल्यू माइनस यू है तो माइनस का यू लिख सकते हैं। इसी प्रकार पुनः त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज आई ए एम में, आई ए एम में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें थीटा के स्थान पर क्या दिख रहा है, बीटा दिख रहा है। तो tan बीटा जब लिखेंगे, देखिए tan अल्फ़ा पहले लिखा था इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या लिखना होगा, tan बीटा लिखना होगा। तो tan बीटा बराबर आपने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, या फिर लिख दें tan बीटा बराबर h बटे एम आई लिख सकते हैं, एम आई। चूँकि एम आई जो है ये लगभग बराबर किसके होगी, एम आई जो बराबर होगी वो आई पी के बराबर होगी, किसके, आई पी के। तो इस प्रकार से हम लोग tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं बराबर एच बटे एम आई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आई पी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बीटा इक्वल टू एच अपॉन आई पी की वैल्यू क्या है, माइनस का वी जो कि प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ से ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। इसी प्रकार या तथा लिख दें, तथा त्रिभुज, अगला त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, अगला त्रिभुज ले लेंगे एम ए सी में, त्रिभुज एम ए सी में। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan क्या लेंगे, गामा, इधर कोण क्या दिख रहा है, गामा। तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है h बटे आधार क्या है एम सी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम सी, या फिर लिख सकते हैं tan गामा लिखा है तो tan गामा बराबर क्या माना आपने, गामा माना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गामा इम्प्लाइज दैट
गामा बराबर क्या हो जाएगा, H बटे, और MC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो बिंदु M है P के नज़दीक होगा, तो MC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, जब ये बिंदु M उठकर P के पास आ जाएगा तो लगभग MC जो बराबर होगा किसके होगा, PC के। तो MC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, PC। इस प्रकार से गामा का मान पता चल गया, बीटा का मान पता चल गया और अल्फा का मान पता चल गया। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर अल्फा गामा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा का मान देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, H बट्टे माइनस यू, तो H बट्टे माइनस का यू, अल्फा का मान रख दिया, प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर गामा लिखा है, गामा का मान क्या है, गामा का मान PC की वैल्यू ही नहीं रखा हमने, तो PC की वैल्यू भी रख दीजिए, गामा बराबर H बटे PC की वैल्यू क्या है, प्लस का R है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का R, ठीक। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, H बटे R, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, H बटे R लिख दिया, बराबर N लिखा है, तो N लिख दिया, ब्रैकेट बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, H बटे माइनस V, H बटे माइनस V, प्लस गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू H बटे R है, H बटे कैपिटल R। अब इसको आगे सॉल्व करना होगा, तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस का H बटे R है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, H बटे R, माइनस का H बटे U है, तो क्या लिख देंगे, माइनस का H बटे U, बराबर, यहाँ पर देखिए N क्या है, कॉमन है, N कॉमन लिख दिया, फिर ब्रैकेट, प्लस का क्या है, H बटे R, H बटे R, माइनस का क्या है, H बटे U, H बटे V है, माइनस का H बटे V। अब यहाँ पर देखिए H ऊपर कॉमन है, H ऊपर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R, देखिए H बाहर निकल जाएगा, 1 ही तो बचेगा यहाँ पर, माइनस फिर H बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1/U, इक्वल टू N लिखा है, N लिख दिया, फिर इसमें भी देखिए H कॉमन है, तो H जब कॉमन निकल जाएगा बाहर तो क्या बचेगा, 1/R, माइनस का 1/V। अब यहाँ पर देखिए ये H है और ये H है, बराबर की दोनों तरफ गुणे में है, इसलिए ये दोनों H आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/R माइनस 1/U इक्वल टू N से अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, N/R माइनस का N/V। अब देखिए ये माइनस का N/V जब इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा N/V, माइनस का क्या है 1/U इक्वल टू प्लस का क्या है N/R, ये प्लस को इधर ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 1/R हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N/V माइनस 1/U इक्वल टू, दोनों में हर बराबर हैं इसलिए दोनों का बटे में क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा N-1। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र एक निकल आया, यही गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र है, यही गोलीय उत्तल पृष्ठ पर
अपवर्तन के लिए सूत्र है। यहाँ पर इसके प्रतीक देखिए, n जो है, ये n जो अपवर्तनांक है, अर्थात किसका अपवर्तनांक है? सघन माध्यम का। किसके सापेक्ष? विरल माध्यम के सापेक्ष। जो स्मॉल n है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। और b क्या है? जो आभासी प्रतिबिंब बना है वो ध्रुव P से आभासी प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? ध्रुव P से बिंदु वस्तु O की दूरी है। और कैपिटल R क्या है? ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी है, जिसे वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको फार्मूला प्राप्त हुआ है। और आपको एक ये चीज़ पता चला होगा कि जो गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ था, वही फार्मूला गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन फ़र्क क्या है? दोनों में फिगर में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इतना कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम इसी पर आधारित आप लोग को आंकिक प्रश्न लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए इतना होमवर्क है। और जो लोग पढ़ें अच्छे से, जिनको समझ में आ रहा, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।